लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था 61 पॉइंट तक। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील। अब ध्यान देना, खारे पानी की झील नहीं पूछ रहा है। अगर सबसे बड़े खारे पानी की अंतर्देशीय झील पूछ ले, अंतर्देशीय का मतलब एक ऐसी झील जिसका समुद्र से कोई मिलन ना हो, जिसका समुद्र से कोई जुड़ाव ना हो, तब तो हो जाएगा आपका सांभर झील, जो कि राजस्थान में है और यहाँ से नमक भी बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है इस झील से। लेकिन अगर पूछेगा कि सबसे बड़ी लैगून झील, और लैगून का मतलब ही होता है कि जो एक नदियों का पानी होता है, यानी बरसात का पानी या झील का पानी, जब इनका समुद्र के पानी से मिलन हो जाता है, यानी कि संगम हो जाता है, विलीन हो जाती है, तो उस झील के अंतर्गत लैगून हो जाता है। अर्थात समुद्र का जो खारापन होता है वो इस झील में प्रवेश कर जाता है और ये भी खारे पानी की तरह हो जाती है, तो वो आपकी चिल्का हो जाएगी। तो आपसे क्या प्रश्न पूछेगा कि सबसे बड़ी खारे झील की जो मतलब खारे पानी की जो लैगून झील है वो चिल्का है, लेकिन सबसे बड़ी खारे पानी की अंतर्देशीय झील पूछेगा तो सांभर हो जाएगा। चिल्का झील की बात करेंगे तो ये महानदी के मुहाने पर स्थित है, उत्तरी सरकार तट पे। अब उत्तरी सरकार तट का विस्तार कहाँ से होता है? पश्चिम बंगाल से होता है, ओडिशा से होता है, आंध्र प्रदेश तक जाता है। इन सबकी जानकारी मैंने क्लास नंबर 2 में या 3 में पूरा प्रॉपर जो है कि मैप के साथ दिया है आपको सभी चीजों की। लेकिन इतना समझिएगा कि ये जो महानदी का मुहाना होता है, जब महानदी समुद्र में प्रवेश करती है तो वहां से कुछ पानी यहाँ पर आ जाता है, जो कि चिल्का झील के रूप में, लैगून झील के रूप में तैयार हो जाती है। वहीं एक प्रश्न और पूछा जाता है, वो प्रश्न क्या होता है कि चिल्का पहली झील है जो कि खारे पानी की लैगून झील है, और पुलिकट झील दूसरी झील है जो खारे पानी की लैगून झील है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की, चिल्का हो गई। और दूसरी जो है कि सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है वो है पुलिकट, और पुलिकट आपको तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अब यहाँ से प्रश्न ऐसा बन सकता है कि खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का है। और खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील दूसरे नंबर पे कौन सी है? तो पुलिकट है, जो कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। अब हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कि असम की दोस्तों कुछ प्रमुख झीलें हैं जिसको प्रश्न पूछा जाता है कई बार एग्जाम हॉल में। तो असम की कुछ प्रमुख झीलें हैं जैसे कि चंदुबी झील, चपनाला झील, हाफलांग झील। तो चपनाला तो बहुत पुरानी झील है, इसके बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा, लेकिन हाफलांग झील और चंदुबी झील ये दोनों याद रख लेना आपको। वैसे ही इसके बाद आप देखेंगे कि रूपकुंड झील, एक रूपकुंड झील है जो कि उत्तराखंड में स्थित है और इसको रहस्यमयी झील भी कहते हैं। इसी तरीके से एक सूरजकुंड झील भी आपने सुनी होगी, जो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? हरियाणा में देखने को मिलेगी। लेकिन रूपकुंड झील, रहस्यमयी झील जिसे हम कहते हैं, उत्तराखंड में। वैसे फुलहर झील की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में है, और कहाँ पर है? पीलीभीत में। यहाँ से एक प्रमुख नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती, और गोमती के तट पे 3 प्रमुख शहर अवस्थित हैं। एक तो हो गया लखनऊ, एक हो गया जौनपुर और एक हो गया सुल्तानपुर। हालांकि गाजीपुर में जाकर ये गोमती नदी गंगा से मिल जाती है। तो ये फुलहर झील के बारे में 3-4 पॉइंट बता दिए। उसी तरीके से हमीरसर झील, हमीरपुर नहीं, हमीरसर झील, जो कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है। और अंचार झील दोस्तों, अंचार या अचार झील आप कह सकते हो, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसी तरीके से बर्फ से ढकी हुई एक घेपन झील है जो कि आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, जिसका नाम है घेपन झील, और ये बर्फ से मुख्यतः ढकी हुई है। अब यहाँ पर जो मैंने कल की क्लास में बताया था कि कयाल किसे कहते हैं, तो कयाल दोस्तों केरल के लैगून को कहा जाता है, और पुम्मनामाद लैगून या कयाल, अष्टमुडी कयाल, वेम्बनाड कयाल। जबकि जो पेरियार झील है, ध्यान देना, पेरियार झील ये एक कृत्रिम झील है और ये कयाल नहीं है, अर्थात ये लैगून नहीं है, केवल एक कृत्रिम झील है जिसको मानव के द्वारा निर्मित किया गया। जबकि ये पुम्मानाद हो गई या अष्टमुडी हो गई या वेम्बनाद हो गई, ये सभी की सभी कैसी है? कयाल, नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से। फिर उसी तरीके से कोडाई कनाल की बात करें तो तमिलनाडु की एक कृत्रिम झील है। रेणुका की बात करेंगे तो ये हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक झील है। तो रेणुका कैसी झील है दोस्तों? ये प्राकृतिक झील है। कोडाई कनाल कैसी है? ये कृत्रिम झील है। और कहाँ की है? ये तमिलनाडु की है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, अक्सर इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है, तो वूलर झील होती है आयतन के आधार पर। और वूलर झील कहाँ देखने को मिलती है आपको? जम्मू कश्मीर या लद्दाख कह सकते हो। वहीं सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो वो हो जाएगी कोलेरू झील, जिस किसमें है? ये आंध्र प्रदेश में आती है। अब 2 अलग अलग स्तर पे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जिसमें आयतन बहुत अधिक है, यानी कि पानी की मात्रा बहुत अधिक है, तो वूलर झील हो गई। लेकिन जो बहुत बड़े क्षेत्रफल पर विस्तारित है, उसके लिए अगर आप उत्तर देखोगे तो कोलेरू झील हो जाएगी आंध्र प्रदेश की। अब यहाँ पे कुछ गर्म झरने हैं दोस्तों और राज्य हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश में
मणिकरण या मणिकर्ण भी कहा जाता है। ये गर्म झरने हैं जहाँ पे गर्म पानी देखने को मिलता है, जिसे हम पाताल को तोड़ कुएं भी कह सकते हैं। वहीं ओडिशा की बात करेंगे तो यहाँ पे तप्त पानी, ताता पानी नहीं, तप्त पानी, क्योंकि ताता पानी आपका गुजरात में है, लेकिन तप्त पानी है जो कि गर्म झरने हैं। और महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे ब्रजेश्वरी है। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी। ये सभी गर्म झरने हैं जो कई बार मिलान करने के लिए पूछा जाता है। और अब हम यहाँ पे राजस्थान की कुछ प्रसिद्ध लवणीय झील की बात करेंगे। लवणीय झील का मतलब होता है यहाँ पे नमक की उपस्थिति ज्यादातर मिलती है, जैसे सांभर झील हो गई, डिडवाना झील हो गई, खाटू झील हो गई, कुचामन झील हो गई, सरगोल झील हो गई। क्योंकि खाटू श्याम का जो मंदिर है वो भी राजस्थान में ही है, तो वहीं पर ये खाटू झील है, इसलिए इसका नाम रखा गया है। तो सांभर झील, डिडवाना झील, खाटू झील, सरगोल झील, ये प्रमुख राजस्थान की झीलें हैं, लवणीय झीलें। अब इसमें आपको ये दो झीलों का नाम याद रखना है, जैसे डिडवाना, सांभर और खाटू झील, ये मुख्यतः लोगों को याद है, लेकिन कुचामन और जब सरगोल झील आ जाएगी तो फिर आपको दिक्कत होगी अगर आपने इसको नहीं पढ़ा होगा तो। उसी तरीके से एक और झील है दोस्तों, बिहार की बहुत फेमस झील है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील। ध्यान देना, गोखुर झील की बात की जा रही है, जो कि बिहार में स्थित है और जिसका नाम है कांवर झील या कनवार झील। हालांकि इसको वेटलैंड में भी शामिल किया जा चुका है, और ये कांवर झील कह सकते हो या इसका नाम कनवार झील भी होता है। और ये कैसी झील है? गोखुर झील है। तो आपको मैं गोखुर झील का एक पैटर्न बताता हूँ कि गोखुर झील कैसी होती है, जो गाय के पैर के स्ट्रक्चर के समान होती है। जैसे मान लीजिए कोई नदी है जो इस तरीके से बहते हुए आ रही है, इस तरीके से, और बहते बहते एक लंबे समय के बाद, कब? एक लंबे समय के बाद जब वो चलते चलते ऐसे करके, कभी कभी आप देखोगे कि कुछ नदियां ऐसे करके आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, नदियों का ये वाला जो एरिया होता है ये मिक्स हो जाता है, आपस में बंद हो जाता है ये वाला एरिया। या यहाँ पर भी देखोगे तो ये बंद होने वाला था, लेकिन ये खुला रह गया, और फिर उसके बाद नदियां कुछ इसी पैटर्न को फॉलो करती हैं। तो ये क्या हो जाता है, ये अलग हो जाता है नदी से, और इसी को हम लोग कहते हैं झील। और लेकिन ये देखने में गाय के पैर की तरह होती है, इसलिए इसको गोखुर कहा जाता है। खुर मतलब जो गाय का पैर होता है, गो मतलब गाय, तो गाय के पैर की तरह दिखने वाली झील को हम गोखुर झील कहते हैं, जो कि एशिया की सबसे बड़ी ताजे जल की गोखुर झील कांवर झील है बिहार में। उसी तरीके से बेगूसराय में स्थित है एवं बिहार का एकमात्र रामसर साइट के अंतर्गत ये शामिल हो चुका है, यानी विश्व के स्तर पे ये रामसर साइट में नॉमिनेट हो चुका है। और यहीं पे कुछ और भी आर्द्र भूमि है, जैसे होकेरा आर्द्र भूमि की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में है। रुद्र सागर झील की बात करें तो ये भी त्रिपुरा में है। सस्थाम कोत्ता झील की बात करें तो ये केरल में है। और रेणुका आर्द्र भूमि की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है। तो होकेरा आर्द्र भूमि कहाँ पे? जम्मू कश्मीर। रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश में है। और अब हम आगे समझते हैं जलवायु। तो अब ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से समझिएगा, यहाँ पर जलवायु चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर अपना नुकसान करेंगे। पहला प्रश्न आपका बनता है कि जलवायु यानी मानसून शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो अरबी भाषा के एक शब्द से हुई है जिसका नाम होता है मौसम। क्या होता है? मौसम। तो इसी को हम कह सकते हैं कि यहीं से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा में। लेह में भारत में सबसे कम वर्षा होती है और इसे सबसे शुष्क स्थल माना जाता है। इट मीन्स कि इसको हम कोल्ड डेजर्ट भी कह देते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। क्यों? डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान जहां पे बिल्कुल बारिश नहीं होती, और कोल्ड का मतलब होता है ठंडे क्षेत्र जहां पर बारिश नहीं होती। तो लेह आपका ठंडा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, ग्लेशियर वाला क्षेत्र है, तो इसलिए ठंडा है, लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं होती है, बहुत ही कम, यानी कि कह सकते हो 25 मिलीमीटर से भी कम होती है, या 25 सेंटीमीटर से भी कम, तो इसलिए इसको रेगिस्तान भी कहते हैं। अब यहाँ पर बात करें कि भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। जैसे दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए दिन का तापांतर जो है कि तापमान है 45 डिग्री सेल्सियस, दिन में आप वहां पे कोई काम कर रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो वहां आपको तापमान देखने को मिल रहा है 45 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वहीं रात की बात करेंगे तो रात में आपको तापमान देखने को मिलता है 10 डिग्री सेल्सियस। कितना तापमान? 10। तो कितना अंतर आ गया? 35 डिग्री सेल्सियस का, यानी 35 डिग्री तापमान गिर गया। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में, एमपी में, हरियाणा में, झारखंड में, बिहार में अगर आप देखोगे तो दिन में अगर 45 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो रात में जब आप सोने जाते हो तो तापमान कितना हो जाता है? सामान्य मौसमों में बहुत होगा तो 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, यानी 15 डिग्री का ही केवल डिफरेंस देखने को मिला। लेकिन सबसे अधिक तापांतर कहाँ देखने को मिल रहा है? राजस्थान में। इसीलिए इसको कहा जाता है कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर हो जाता है। फिर आगे बात करें अगर हम तमिलनाडु में मानसून महीना, तमिलनाडु में जो मानसून का महीना होता है ये नवंबर दिसंबर में होता है,
और इसे हम लौटता हुआ मानसून अर्थात उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं। और यहाँ धान की जो खेती होती है वो रबी की फसल के अंतर्गत होती है। अब इसको जरा मैं आपको मैप पर दिखा दूं ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप मैप देख पा रहे होंगे, आप देखेंगे कि जब भारत में बारिश होती है 1 जून के आसपास जब प्रवेश करती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से प्रवेश करती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए यहीं पे देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से वो प्रवेश करती है दक्षिण पश्चिम मानसून के तहत, और यहाँ पे केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र में एंट्री करते हुए बारिश कराती है। लेकिन इससे आपका ये वाला जो तट होता है ना, तमिलनाडु वाला तट, यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है। और जब यहाँ वर्षा नहीं होती है तो यहाँ जो वर्षा होती है कि जब यहाँ से मानसून वापस लौटता है दोस्तों पश्चिम बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पर वापस लौटता है तो यहाँ से आर्द्रता ग्रहण करते हुए इस एरिया में बारिश कराता है, इस एरिया में सबसे अधिक वर्षा कराता है। और जब वर्षा अधिक होती है तो यहाँ पर आपको धान की खेती देखने को मिल जाती है। लेकिन ये जो मानसून की वापसी होती है वो अक्टूबर नवंबर के आसपास होती है, और इस समय पूरे भारत में रबी की खेती की जाती है। लेकिन ऐसे समय में जब यहाँ धान बोया जाता है तो इसीलिए हम इसे कह देते हैं कि ये खरीफ की फसल नहीं है बल्कि रबी की फसल है। जबकि सामान्य भारत में जो धान की खेती होती है वो मई जून में होती है, और मई जून में की जाने वाली जो खेती होती है वो खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई आपको। तो इसी चीज को मैं आपको समझा रहा था कि उत्तर पूर्व मानसून से जो है कि वापसी जो होती है, निवर्तन होता है, उसी समय हम रबी की फसल की खेती करते हैं और यहाँ पे धान की खेती होती है। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि लगातार घटती जाती है, क्योंकि दक्षिण भारत से ये मानसून इस तरीके से प्रवेश करेगा तो उत्तर भारत की ओर जैसे जैसे बढ़ेगा तो वहां पे उसकी मानसून की स्थिति क्या होगी, घटती हुई चली जाएगी। और उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाएगी। अब पूर्व से पश्चिम की ओर की अगर हम बात करें, जब उत्तरी भारत के मैदान में जब ये बारिश पहुंचती है तो जब पूरब से जब ये पश्चिम की ओर बढ़ती है ना बारिश, कुछ इस तरीके से जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ऐसे करके जब बारिश ऊपर की ओर बढ़ती है तो धीरे धीरे आप देखोगे बारिश की मात्रा घटती जाती है। इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया भी है कि उत्तर प्रदेश का अगर ये लोकेशन कुछ ऐसे मान लीजिए यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा जीकेपी अर्थात गोरखपुर, जहां पे वर्षा क्या है सबसे अधिक होती है। लेकिन इस पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा मथुरा यानी पश्चिमी साइड में, जहां वर्षा सबसे कम होती है यूपी में। क्यों? क्योंकि पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ने पर धीरे धीरे इस वर्षा का मान कम हो जाता है, यानी घटते हुए चली जाती है। इतनी बात क्लियर आ गई। अब यहाँ पे हम कुछ जलवायु की बात करेंगे। विभिन्न जलवायु क्षेत्रों का विस्तार कैसे होगा। आर्द्र दक्षिण पूर्व की बात करें तो पश्चिम बंगाल, छोटा नागपुर, ओडिशा, पठार होता है, दक्षिणी जो छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश, ये सब वो जलवायु के क्षेत्र होते हैं जहाँ पे आर्द्र दक्षिण पूर्व होते हैं। यानी कि साउथ इंडिया का तो ये वाला पार्ट है, इस तरफ का पूरब भी हो गया और दक्षिण भी हो गया। लेकिन आर्द्र क्यों है? क्योंकि ये कोस्टल के समीप होते हैं, तट के समीप, जहाँ पे वर्षा का मान अधिक होता है, वर्षा अधिक होती है, चाहे वो आप आंध्र प्रदेश देखो, बंगाल देखो, ओडिशा देखो। लेकिन वहीं उप आर्द्र संक्रमणीय की बात करें, उप आर्द्र संक्रमणीय का मतलब है जहाँ पे हल्की फुल्की बारिश भी होती है और ट्रांजिशन फेज होता है, ट्रांजिशन जोन, जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार, कोरोमंडल का तट आएगा उपाद्र तटी में, यानी तट पे तो है लेकिन उपाद्र है। वहीं उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र में ऊपरी गंगा का मैदान भी आता है। तो ये डायरेक्टली यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, तो बस आपको यहाँ पे रट लेना है इस चीज को। अब यहाँ पे जरा ऋतु है और उनको भारतीय कैलेंडर के अनुसार इसे सेट किया जा रहा है। जैसे बसंत ऋतु जो है कि भारतीय कैलेंडर का मतलब जो हिंदी महीना होता है, यहाँ जनवरी फरवरी की बात नहीं की जा रही है, यहाँ हिंदी महीने की बात की जा रही है, तो इसे हम कहेंगे चैत बैसाख। और ग्रीष्म ऋतु जो होती है वो ज्येष्ठ आषाढ़। तो इसलिए आपने बुजुर्गों के मुंह से सुना होगा या गांव घरों में कि यार जेठ की गर्मी जो होती है ना, बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा वहां पे तपन होती है, जो स्पेशली मई जून में होती है। फिर वर्षा ऋतु की बात करें तो श्रावण और भाद होता है। शरद ऋतु यानी कि जो थोड़ा मौसम ठंडा होता है दिवाली से पहले का, तो कार्तिक आश्विन होता है। हेमंत ऋतु माघ शीर्ष पौष जो होता है आपका, और शिशिर ऋतु जो कि आपका माघ और फागुन यानी होली के आसपास का जो समय होता है, फरवरी मार्च का, इसको हम कहते हैं। फिर यहाँ पर कोपेनहेगन ने विशाल मैदान की जलवायु के CWG शब्द का प्रयोग किया। विशाल मैदान का मतलब जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये पूरा जो विशाल मैदान है, इसकी जलवायु को CWG कैटेगरी में विस्तारित किया। इसका मतलब क्या है कि शुष्क भी है और शीत ऋतु वाली मानसून है।
यानी यहाँ पे सूखा भी पड़ता है, बारिश कम भी होती है और यहाँ ठंडी भी ठीक ठाक पड़ती है। तो भाई यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, एमपी में ठंडी भी अच्छी पड़ती है और यहाँ पे बारिश भी ठीक ठाक हो जाती है। तो जैसे यूपी आएगा, इसमें बिहार आएगा, एमपी आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, झारखंड आएगा, ये सभी जो राज्य हैं तो CWG के अंतर्गत आते हैं। अब आपसे यूपीएससी या यूपीआरओ या पीसीएस क्या पूछेगा कि कोपेनहेगन के अनुसार उत्तर प्रदेश की जलवायु का वर्गीकरण क्या है, AW है या AWG है या CW है या CWG है। तो अगर आपसे वो पूछता है यूपी की, बिहार की, एमपी की, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो हमारा उत्तर होगा CWG। और ये किसको इंडिकेट करता है? शुष्क शीत ऋतु, शुष्क शीत ऋतु यानी हल्की सूखी हुई और हल्की शीत ऋतु। अब यहां पर बात करें कि उत्तर पूर्व मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो तमिलनाडु राज्य है। इट मीन्स कि क्या हो गया, जो लौटता हुआ मानसून होता है, तो आप अगर देखोगे डायरेक्शन की बात करूं तो ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और यहां से आने वाली जो जलवायु होती है, जो पश्चिम बंगाल से आर्द्रता ग्रहण करती है बंगाल की खाड़ी से, और इस एरिया में तमिलनाडु में आके वर्षा करती है, तो इसी को हम कहते हैं उत्तर पूर्व मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है तमिलनाडु को। बिकॉज सितंबर माह से सूर्य का दक्षिणायन होना शुरू हो जाता है और ITCZ दक्षिण की ओर खिसकता है और मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करते हुए तमिलनाडु में वर्षा करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जरा हम देख लेते हैं कि देश में औसत वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है। तो गोवा में अगर आप देखोगे तो ये पहले नंबर पे है 3,947, और केरल की बात करें 3,606 मिलीमीटर। अब जरा एक चीज को ध्यान देना, बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि देश के किस राज्य में, प्रश्न को समझना आराम से, राज्य में अगर पूछा जाए कि किस राज्य में सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो गोवा फर्स्ट आंकड़ा हो जाएगा, दूसरा केरल। अगर आपसे पूछा जाए कि किस शहर में या किस जगह पे या किस गांव में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो मौसिन राम आपका उत्तर होगा, मेघालय, जो कि पहले चेरापूंजी होता था, अब मौसिन राम हो गया। तो प्रश्न को समझना है आप कि प्रश्न में अगर गांव या शहर या कस्बा पूछ रहा है तो मौसिन राम हो जाएगा। अगर वहां पे केवल ऑप्शन दे रहा है मेघालय, गोवा, केरल, पश्चिम बंगाल, तो उत्तर हो जाएगा गोवा, क्योंकि पूरे मेघालय में वर्षा नहीं होती, केवल मेघालय के कुछ क्षेत्रों में, स्पेशली मौसिन राम में, चेरापूंजी में होती है। लेकिन गोवा क्या, पूरा का पूरा तटीय क्षेत्र है और यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी पूरे साल भर वर्षा होती रहती है। और वहीं वर्षा जल का संचयन जल प्रबंधन की वह युक्ति है जिससे लागत कम होती है और लाभ अधिकतम होती है। इस मामले में तमिलनाडु एक अग्रणी राज्य है, क्योंकि यहाँ पे तमिलनाडु के इस क्षेत्र में आपको दक्षिण पश्चिम मानसून से कोई भी वर्षा प्राप्त नहीं होती है, लेकिन इसे जो वर्षा प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। जब मानसून का रिट्रीट होता है, यानी कि मानसून वापस जाता है, तब यहाँ पे तमिलनाडु में वर्षा देखने को मिलती है, और इसीलिए तमिलनाडु के लोग वर्षा का कंजम्पशन अच्छे से करते हैं, इसका जल का संचय भी करते हैं। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जलवायु की परिस्थितियां और उनके पीछे के जो कारण है, जो मशीनरी होती है, उसको समझते हैं। तो यहाँ जलवायु परिस्थितियों को अगर आप देखेंगे और उनका कारण देखेंगे, तो अगर पूछा जाए कि आपको कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म क्यों है, तो चलिए इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा मैप पर दिखाता हूँ ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए ये वाली चीजों। अब जैसे अगर आप देखेंगे दोस्तों कि कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म क्यों है, तो वही अक्षांशीय दूरी इसका एक कारण है। क्यों? क्योंकि आप ये देखो ना, पश्चिम बंगाल के पास ये रहा कोलकाता, मैं यहाँ पे पेन को थोड़ा डार्क ब्लू कर लेता हूँ, ये रहा आपका कोलकाता। तट के समीप है कि नहीं है, पहले मुझे बताइए। तट के समीप दिख रहा है, बिल्कुल तट के समीप दिख रहा है, तो यहाँ बारिश होनी चाहिए। लेकिन ये रहा आपका चेन्नई, और यहाँ पे ज्यादा गर्माहट क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक लाइन जाती है, यहाँ भी कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये रहा एक लाइन जाती है 0 डिग्री की। 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, और इसके समीप रहने वाले क्षेत्र जो है कि ज्यादा हॉट होते हैं, यानी ज्यादा गर्म होते हैं, जबकि कलकत्ता इससे ज्यादा दूर है, तट के समीप है, लेकिन फिर भी चेन्नई ज्यादा गर्म हो गया, पहला रीजन। दूसरा कह रहा है वेस्ट बंगाल से पंजाब की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। क्यों आती है? क्योंकि समुद्र से दूरी का कारण है। भाई पश्चिम बंगाल तट के समीप है, जहां पे आर्द्रता सबसे अधिक है, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मान अधिक है, इसलिए वर्षा भी अधिक होगी। लेकिन जैसे जैसे हम तट से दूर जा रहे हैं, आंतरिक क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, तो पंजाब आते आते क्या होता है कि वर्षा का मान कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है इसका मान कम हो जाता है, आर्द्रता कम हो जाती है, वायु सूखी हो जाती है, यानी कि वायु में शुष्कता आ जाती है, और जिसकी वजह से हमें लू जैसी हवाएं लगती, गर्म हवाएं, लेकिन इसमें पानी नहीं होता है, इसलिए पानी कम बरसाती है, समुद्र से दूरी हो जाती है। सतलज गंगा मैदान में शीतकालीन जो कुछ वर्षा होती है उसके बारे में बात करें तो
तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो मैदानी क्षेत्र है, ये वाला, ये पूरा का पूरा जो है कि मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर जो शीतकाल में यानी कि दिसंबर में, जनवरी में जो आप वर्षा देखते हैं, तो यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव होता है, जो भूमध्य सागर में उठने वाले जो पश्चिमी प्रभाव हैं, जो यूरोपीय देशों से, तो वहाँ से जो हवाएं चलती है, ठंडी हवाएं, तो ये आपके पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, नेपाल, यूपी, इनमें प्रवेश करते हुए जाते हैं और फिर यहाँ पे वर्षा करते हैं ठंडी में। यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है कि वर्षा किधर सबसे अधिक होगी, तब यहाँ पे आप देखोगे पंजाब में वर्षा अधिक होगी, चंडीगढ़ में अधिक होगी, हरियाणा में अधिक होगी, दिल्ली में अधिक होगी। लेकिन जैसे जैसे वर्षा आगे बढ़ेगी तो यूपी में, नेपाल में, उत्तराखंड में या बिहार में ये वर्षा का मान कम होता चला जाएगा। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं इसको। वहीं एक और प्रोग्राम है कि भारत में मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम यानी डीडीपी, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इट मीन्स कि जो मरुस्थल है उसको रोकने का जो प्रोग्राम है उसको जो शुरू किया गया, ये आप देखोगे इसकी शुरुआत राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश राज्यों में 1977 टू 78 में की गई थी। वर्तमान में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक भी इसमें शामिल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपका मरुस्थलीकरण विकास कार्यक्रम है, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहां पे मरुस्थल को रोकने के लिए काम हो रहा है, तो उसमें शुरू किया गया था 77-78 में 5 राज्यों में, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। लेकिन अब 7 राज्य हो गए टोटल, जिसमें आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को भी शामिल कर लिया गया है। वहीं अगर हम बात करें कि जो चेरापूंजी, आप अक्सर पढ़ते हैं कि चेरापूंजी में वर्षा बहुत अधिक होती है, तो वो आपका किस पे मिलेगा, खासी पहाड़ी पे मिलेगा। कौन सी खासी पहाड़ी पे मिलेगा, खासी पहाड़ी पे, और ये मेघालय के अंतर्गत आती है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा होती है चेन्नई में, क्योंकि तमिलनाडु के तट पर स्थित है, और तमिलनाडु में तो वैसे भी दक्षिण पश्चिम मानसून में वर्षा सबसे कम होती है, लेकिन उसमें भी चेन्नई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है। अगले पॉइंट को देखें कि पश्चिमी विक्षोभों से भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी, और यह वर्षा गेहूं के लिए अत्यधिक लाभकारी मानी जाती है। और आर्द्रता ग्रहण कहाँ से करती है, तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर से आर्द्रता ग्रहण करती है, और वर्षा की दिशा इसमें पश्चिम से पूरब की ओर घटती हुई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कि मैं अगर आपको एक छोटा सा मैप बना के दिखाऊं, अगर, हालांकि मुझसे मैप बनता नहीं है, लेकिन एक इमेजिनेशन के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये बना देता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे कि इस तरीके से पश्चिम से पूरब की ओर वर्षा क्या होगी, घटती हुई जाएगी। तो यहाँ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी यूपी में जो गेहूं की खेती होती है उसके लिए बेहद अच्छी मानी जाती है। तो पश्चिम में तो ये होती है सबसे अधिक वर्षा, लेकिन पूरब में धीरे धीरे घटती चली जाती है ये वर्षा। क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ प्राकृतिक आपदाओं का एक चैप्टर है घटना चक्र में, तो हम इसको भी इसी क्लास में कवर करेंगे। जैसे भूकंपीय क्षेत्रों की बात करें और तीव्रता की बात करें, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पहले जोन जो बांटे गए थे वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, लेकिन फर्स्ट जो जोन था उसमें जो भूकंप था बिल्कुल नाम मात्र का था, या यूं कहें कि बिल्कुल ही भूकंप नहीं आता था फर्स्ट जोन में। तो अब उसको क्या किया गया, सेकंड जोन में शामिल कर दिया गया है, और इसलिए जोन का जो फर्स्ट नंबर था वो खत्म कर दिया गया, सीधे कौन सा नंबर लगा दिया गया, जोन सेकंड से। तो जैसे जोन सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पे लो डैमेज होता है, यानी किसी भी प्रकार की इंटेंसिटी नहीं होती, केवल बस महसूस होता है। लेकिन जोन थर्ड की बात करें तो डैमेज होता है, लेकिन बिल्डिंग वगैरह यहाँ पे डैमेज हो सकता है। जोन फोर्थ की बात करेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो सकता है, और जोन 5 की बात करेंगे तो ये वेरी हाई डैमेज, यानी बड़े स्तर के, बड़े पैमाने पर जो है कि भूकंप आता है, जिसपे 9 पॉइंट कुछ या 8 पॉइंट कुछ रिक्टर स्केल पैमाने पर भूकंप आता है, जहां पर बहुत अधिक जो है कि डैमेज होता है, बहुत अधिक नुकसान होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अब यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपका उत्तर प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है, दिल्ली किस भूकंपीय जोन में आता है, पहाड़ी क्षेत्र और हिमालयी क्षेत्र किस भूकंपीय जोन में आते हैं। तो आपको बताते चलें कि जोन 5 में मुख्यतः हिमालयी राज्य और अंडमान निकोबार आते हैं। इसीलिए अक्सर आप देखोगे नेपाल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, इन सभी हिमालयी राज्यों में सबसे अधिक इंटेंसिटी वाले जो है कि भूकंप आते हैं, यानी वेरी हाई डैमेज होता है। और हिमालयी राज्य के साथ साथ आपको अंडमान निकोबार को भी जोन 5 में रखना है, क्योंकि ये भी अराकान योमा पहाड़ी से अलग होते हैं, हिमालयी राज्य का ही एक विस्तार है। और अब हम देखते हैं 2004 में जो अरब सागर के तट पर
तो ये जो दोस्तों 2004 में जो सुनामी द्वारा भारत का कौन सा तट दुष्प्रभावित हुआ था, तो कोरोमंडल तट दुष्प्रभावित हुआ था। और कोरोमंडल तट किसे कहते हैं, इस वाले पार्ट को कहते हैं जो बंगाल की खाड़ी से संबंधित है। और ये किसमें हो जाएगा, तमिलनाडु का जो एरिया होता है इसी को हम कोरोमंडल तट कहते हैं। और इसी कोरोमंडल तट में मुख्य रूप से चोल साम्राज्य का जो है कि बहुत प्रभाव था, चोल साम्राज्य बहुत डेवलप था, इसी कोरोमंडल तट में था। अब यहाँ पर भारत में जब सुनामी आ गई थी तो उसके बाद सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित किया गया हैदराबाद में। और ये हैदराबाद वर्तमान में कहाँ पे है, तेलंगाना में है। और 2005 में स्टैब्लिश किया गया था। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को स्थापित किया गया न्यू दिल्ली में, ताकि ये मौसम विज्ञान के बारे में कुछ जानकारी दे सके। और अब हम बात करेंगे कि बंगाल की खाड़ी जो थी, बे ऑफ बंगाल में निम्न दाब के कारण चक्रवात उत्पन्न होते हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात होते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में जो चक्रवात होते हैं वो क्लॉकवाइज उनकी हवाएं होती है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में। लेकिन भारत की बात करें या और देशों की बात करें जो 0 डिग्री के ऊपर है, अर्थात उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी गोलार्ध में, तो यहाँ पर जो चक्रवात आते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। इट मीन्स कि घड़ी की सुइयों के विपरीत घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, विपरीत। बे ऑफ बंगाल के दक्षिण में उत्पन्न चक्रवात से तमिलनाडु एवं श्रीलंका प्रभावित तथा मध्य बंगाल खाड़ी से आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा भी प्रभावित होते हैं, जो सामान्यतः जनवरी और मार्च के समय में आते हैं। मानसून काल में जो जून और सितंबर में जो चक्रवात आते हैं उससे ओडिशा और पश्चिम बंगाल ज्यादातर प्रभावित होते हैं। मानसून के खत्म होने के पश्चात या मानसून निवर्तन जो कि अक्टूबर दिसंबर का समय होता है, इस समय जो चक्रवात आता है उससे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये सभी के सभी तट प्रभावित होते हैं। अब यहाँ पर आप इमेजेस के माध्यम से सीखेंगे कि भारत का पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है, इसलिए पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट ज्यादा प्रभावी होता है। अब होता क्या है दोस्तों कि जैसे अगर आप भारत का ये विस्तार देख पा रहे होंगे तो यहाँ कहीं जो है कि भारत का विस्तार होता है। चलिए मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ, डार्क ब्लू कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका भारत रिलाई करता है। इट मीन्स कि भारत का विस्तार कहाँ दिखता है, यहाँ पे। और ऐसी स्थिति में ये व्यापारिक पवनों की जो डायरेक्शन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। और इस तरीके से आने वाली जो हवाएं हैं वो ईस्टर्न घाट को ज्यादा प्रभावित करती, वेस्टर्न घाट को नहीं। अगर हवाएं ऐसे होती तब तो ये पश्चिमी तट प्रभावित होता, लेकिन प्रभावित सबसे अधिक कौन हो रहा है, पूर्वी तट हो रहा है। ये वाला तट, कौन सा तट हो रहा है, पूर्वी तट प्रभावित हो रहा है। इज इट क्लियर। तो भारत का जो पूर्वी तट है वो उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं में आता है और इसीलिए यही तट जो है कि सबसे अधिक प्रभावित हो जाता है। वहीं महाराष्ट्र का जो कोयना क्षेत्र है दोस्तों, कौन सा क्षेत्र, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र, भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है यहाँ पर, क्योंकि कोयना बांध पुराने भ्रंश स्थल पर आधारित है। कोयना बांध कहाँ पर आधारित है, पुराने भ्रंश स्थल पे। कैसे समझेंगे, आप देखेंगे कि ये जो पश्चिमी घाट के जो पर्वत है और इनके पीछे ही ये भ्रंश घाट है, ठीक है, भ्रंश घाटी है। यहीं पर जो है कि आपका कोयना भ्रंश स्थल है, जहां पर कोयना भ्रंश स्थल में कोयना बांध बनाया गया है जो कि काफी पुराना हो चुका है। और ऐसी स्थिति में यहाँ पे महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र संवेदनशील है जो भविष्य में नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं ओडिशा की बात करें, चक्रवात, बाढ़, सूखा तीनों ही प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित है, क्योंकि तटीय क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे चक्रवात भी प्रभावी हो जाते हैं ओडिशा के इन क्षेत्रों में। वहीं अधिक बारिश होने की वजह से यहाँ पे बाढ़ भी आती है। और कभी कभी होता है जो आंतरिक ओडिशा है ना, जो ओडिशा का आंतरिक पार्ट होता है, यहाँ पर सूखा भी पड़ता है, क्योंकि जब बारिश प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पाती तो इन क्षेत्रों में सूखा भी पड़ता है। तो आप कह सकते हो कि ये जो राज्य है वो अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है, क्योंकि चक्रवात से भी परेशान है, बाढ़ से भी परेशान है और सूखे से भी परेशान है। पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी, तो लातूर महाराष्ट्र में की गई थी, जिसका नाम रखा गया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लातूर 2008 में। तो ये भारत का पहला जो है कि प्राकृतिक आपदा जो प्रबंधन संस्थान है उसकी स्थापना लातूर महाराष्ट्र में की गई थी। अब यहाँ पे कुछ क्षेत्रों को हम पढ़ेंगे जो जोन 5 के अंतर्गत आते हैं, यानी कि सबसे अधिक सेंसिटिव जोन होते हैं। और हमने बताया कि इसमें पहाड़ी क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र और अंडमान निकोबार क्षेत्र आते हैं, जो कि अति उच्च क्षति और जोखिम क्षेत्र होते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार का कुछ भाग, कच्छ का रण, पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि सिक्किम को छोड़कर बाकी सारा नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप। जोन 4 में देखोगे तो थोड़ा कम डैमेज होता है, लेकिन 5 वाले से थोड़ा कम ही होगा, जैसे दिल्ली हो गया, भारतीय गंगा का मैदानी क्षेत्र, शेष हिमालय, गुजरात, महाराष्ट्र का कोयना क्षेत्र एवं सिक्किम, क्योंकि सिक्किम जोन 5 में ना आके जोन 4 में आता है। फिर वहीं जोन 3 की बात करें
तो यहाँ पर आप देखोगे कि लक्षद्वीप आएगा, पश्चिमी घाट आएगा, पूरा जो वेस्टर्न घाट होता है ये वाली सीरीज, प्रायद्वीपीय भारत का भ्रंशित क्षेत्र, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्षिणी भाग हिस्सा है वो इसमें आता है, और लखनऊ सहित गंगा का मैदान का दक्षिणी भाग भी आता है। तो आपसे पूछा जाए यूपी के बारे में तो आप कह सकते हो कि यूपी का जो भाग है वो मैदानी क्षेत्र होने की वजह से 4 में भी आता है और 3rd में भी आता है, क्योंकि लखनऊ और गंगा का मैदान मुख्य रूप से इसमें देखा जाता है। फिर जोन 2 की बात करें तो इसमें प्रायद्वीपीय पठार दोस्तों हैं, इसका अधिकांश भाग इसमें आता है और कर्नाटक पठार का भी हिस्सा इसमें आता है, जो कि सबसे कम प्रभावित होता है। लगभग 41.4% क्षेत्र कवर करता है ये भारत का, जहां पर जोन 2 होता है, और इसमें जो भूकंप वगैरह घटनाएं ये बहुत ही कम होती हैं, बिल्कुल ही कम होती हैं। वहीं यूपी में कुछ बाढ़ प्रवण क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है, जहां पर बाढ़ की संभावना सबसे अधिक होती है। एक होता है उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र, एक होता है मध्यम बाढ़ प्रवण क्षेत्र, और एक होता है निम्न बाढ़ प्रवण क्षेत्र। तो उच्च बाढ़ प्रवण क्षेत्र में यूपी का 48% क्षेत्रफल आता है, जो कि यूपी का पूर्वी क्षेत्र इसी में होता है, क्योंकि गंगा का जो मैदान है वो मुख्य रूप से इसी क्षेत्र में डेवलप हुआ है, और यहाँ पर ही सबसे अधिक बाढ़ की समस्या देखने को मिलती है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ दोस्तों कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं और उनसे प्रभावित क्षेत्र हैं। जैसे बाढ़ का मैदान सबसे अधिक कहाँ प्रभावित करेगा? यूपी में, बिहार के इन सभी मैदानों में बाढ़ ज्यादातर आती है। जैसे गंगा में बाढ़ आती है, बिहार में कोसी बाढ़ लेकर आती है। भूकंप की बात करेंगे तो भूकंप सामान्यतः हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। सूखा पश्चिम व मध्य भारत, यानी कि मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बुंदेलखंड का क्षेत्र हो गया, झारखंड हो गया, तेलंगाना हो गया, ऐसे क्षेत्र जहाँ पे दोनों ही तटों से दूरी अधिक होती है, जिसकी वजह से तटीय वर्षा से ये वंचित रह जाते हैं। और सुनामी की बात करें तो भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र होता है, जहां पर सुनामी का प्रभाव ज्यादा होता है। हालांकि 2004 में कोरोमंडल का तट ज्यादा प्रभावित रहा था। तो दोस्तों आज जो है कि बस इतनी ही क्लास हम लोग रखेंगे। आज छोटी रहेगी क्लास थोड़ी, लेकिन आप परेशान मत होइए। मेरा पूरा टारगेट है कि दिसंबर के लास्ट तक मैं क्लासेस को मैक्सिमम कवर कर दूं, और इसके लिए 20 तारीख के बाद से हम लोग 3-3 क्लासेस को शुरू करेंगे, मतलब 3 टॉपिक को कवर करेंगे। फिर टेस्ट पेपर हम लोग करेंगे, क्योंकि जब मैक्सिमम टाइम आप इन चीज़ों को रिवीजन कर लोगे तो आपका चीज़ें तैयार हो जाएंगी, और जिसकी वजह से आपका रिवीजन अच्छा हो सकेगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों। चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिए। वहाँ से आपको PDF के पेमेंट सिस्टम, कैसे आपको PDF मिलेगी, कहाँ पर मिलेगी, उन सभी की जानकारी आपको मिल जाएगी। डेमो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया गया है, जहां पर आपको डेमो PDF मिल जाएगी। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि PDF आपके लिए यूजफुल है तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में हर एक सब्जेक्ट की रखी गई है, तो उसके साथ आप PDF खरीदने के बाद आप उसे प्रिंट निकाल के पढ़ते रहिए, और हमारी क्लास से रिवीजन करते रहिए, कॉन्सेप्ट को समझते रहिए, तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो इन्हीं सब बातों के साथ विराम लेता हूं मैं, और मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।